हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 6। सो डीपीपी नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देयर आर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट वाटर 6 2 पॉजिटिव एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास कितने हैं 3.8 के अराउंड, और आपके पास 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो आपने क्या बताना है यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दैट इज़ 4.40 बोहर मैग्नेटॉन। देखिए क्या बोल रहे हैं आपके पास कि आपके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास बोहर मैग्नेटिक कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आएगा आपका 3.8, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है यहाँ पे 4.4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट अगर होता तो वैल्यू आपकी 3.8 आती, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपका 4.4 आ रहा है, यानी कि 3.8 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा इस केस में, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट विल टेक्स प्लेस। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी T2G की। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कोबाल्ट +2 मीन्स D7 और आपके पास वाटर लगा है, वाटर का वीक फील्ड लिगेंड तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो आपका T2G के कोरस्पॉन्डिंग होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो T2G के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, EG के कोरस्पॉन्डिंग 2 है। सो T2G 5 मतलब क्या है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2G मीन्स इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, that is question number 2, valence bond theory, the coordination complex copper water 6 2 positive has one unpaired electron। बिल्कुल ठीक है, कॉपर +2 में है, +2 में क्या हो जाएगा D9 में क्या हो जाएगा आपके पास वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपने बताना है आपका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड वन, द कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है वीक फील्ड लिगेंड, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। द कॉम्प्लेक्स इज D2sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल गलत है, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी sp3d2, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल है, तो कैसा हो जाएगा sp3d2, D2sp3 नहीं होगा। सो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 4, द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल गलत है, D9 में आपके पास वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। फिफ्थ देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो बिल्कुल ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताना है आपने। सबसे पहले आपके पास मेटल दिया है पैलेडियम PdCl4 नेगेटिव। आपको पता है 3D से जब हम 4D और 5D में जाते हैं तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और अगर 4 मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो PD में आपके पास क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी। सो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका रॉन्ग है। PT में भी क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। AU में भी क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपका 3D का मेटल है NaCl4 और वीक फील्ड लिगेंड वैसे है, निकल आपका +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा उस केस में आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ L इज अ न्यूट्रल मोनोडेंडेंट लिगेंड द स्पीसीज AgL4 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आपका DPP नंबर 4 में भी था, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सो AgL4 प्लस, यानी कि Ag क्या है +1 में, +1 में क्या है, ये कॉपर की फैमिली में है, Au कॉपर के बाद Ag के बाद Au, +1 में क्या हो जाएगा D9 में क्या हो जाएगा D9 है, तो वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वन अनपेड मीन्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास Ag+2 होते ही आपके पास सॉरी, अगर आपके पास Ag+1 में है, +1 में यानी कि D10 मतलब डायामैग्नेटिक। दूसरा आपके पास Ag+2 मतलब D9 मतलब पैरामैग्नेटिक, और Ag अगर प्लस आपका +1 में है, अगेन क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। सो आपके पास ऑप्शन बनेगा डाया पैरा डाया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डाया पैरा डाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, द मेटल आयन विच इज मोस्ट लाइकली टू शो द लो स्पिन एंड हाई स्पिन इक्विलिब्रिया। देखिए अगर आपको याद हो तो लो स्पिन और हाई स्पिन इक्विलिब्रिया किस में बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है आपने कि किस कन्फिग्रेशन में आपके पास हाई स्पिन और लो स्पिन इक्विलिब्रिया बनते हैं। तो वो बनता है आपका D6 में। हमने पढ़ा था कि जब मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं तो D6 में मेरे पास बनता है लो स्पिन एंड हाई स्पिन इक्विलिब्रिया, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है कि हाई टेम्परेचर पे हाई स्पिन एंड लो टेम्परेचर पे लो स्पिन। और D7 में अगर आपको याद हो तो उस केस में होता है केस ऑफ ट्रांसफेरेंस। ठीक है,
सो वहाँ पे केस ऑफ ट्रांसफरेंस होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल में कैसे याद करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में 2 का फर्क होता है। तो डी में क्या करो, 6 में 2 ऐड कर दो, यानी कि D8 के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, स्पिन इक्विलिब्रिया, और आपका D9 में क्या हो जाएगा, केस ऑफ ट्रांसफरेंस। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज D6। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेक्टेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है आपने, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट नहीं करना। तो FeCN64 नेगेटिव, सो Fe +2 में है, +2 में क्या हो जाएगा, D6 में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर अप हो जाएगा, तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि स्पिन जो आपका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट आपके पास है Fe नेगेटिव, तो Fe+3 में क्या हो जाएगा, D5 दूसरा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो सारे के सारे अनपेड है, तो हमारे पास अराउंड 5.8 और 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन के अराउंड आपका वैल्यू हो जाएगा। सो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट 0.0 एंड 5.29 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके पास, अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शो ए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5.2 बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आपके पास 5.2 बोहर मैग्नेट्रॉन एट रूम टेम्परेचर। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट होगा, तो 5 है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू होती है 1.73, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, तो 5 अगर 5.2 बोहर मैग्नेट्रॉन वैल्यू आ रहा है मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने आपने, COCl4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कोबाल्ट +2 में है, +2 में क्या हो जाएगा, D7। सो इसको कितना है आपके पास, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका E, ऊपर हो जाएगा आपका T2G। सो 1 2 3 एंड 4, कोबाल्ट +2 में D7, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो EG के कोरस्पॉन्डिंग 4 है, T2G के T2 के E के कोरस्पॉन्डिंग 4 है, और T2 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है। सो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि EG में आपका 4 है तो वो पेयर अप हो जाएंगे और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द कॉम्प्लेक्स PT CN42 नेगेटिव एंड NiCl42 नेगेटिव। देखिए PT 4D और 5D में हमेशा किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, सो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। और NiCl4 के साथ टेट्राहेड्रल अभी डिस्कस किया था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा वीक फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड होंगे, आपका जो वो होगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट द एक्सपेक्टेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर 84 and twice NiCl42 negative is 2.83 mu b. The total number of unpaired electron in this complex, देखिए यहाँ पे 2.8 वैल्यू आ रही है, आपको कुछ नहीं पता, चाहे आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ ये देखना है कि 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन तभी आ सकता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEM 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe फिनेंथ्रिलिन ट्वाइस NCS ट्वाइस वेरीज विद टेम्परेचर। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड दोनों मेरे दो हैं, यानी कि इस केस में क्या आ रहा है, स्पिन इक्विलिब्रिया राइज हो रहा है। सो स्पिन इक्विलिब्रिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, स्पिन इक्विलिब्रिया यहाँ पे है मेरा, और स्पिन इक्विलिब्रिया अगर यहाँ पे है द मैग्नेटिक मूवमेंट एट 200 केल्विन एंड 15 केल्विन, तो क्या हो जाएगा, 200 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर एंड 50 केल्विन मतलब लो टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर पे किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन, और लो टेम्परेचर पे बनेगा आपका लो स्पिन। तो यहाँ पे Fe जो है, Fe आपका किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe इज प्रेजेंट इन दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो आपका जो Fe+2 में क्या हो जाएगा, D6 अगर हाई स्पिन है, सो हाई स्पिन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। सो T2G के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कितना है, T2G के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा 4 है, EG के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 4। सो वैल्यू हो जाएगी आपके 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। और अगर मेरा लो स्पिन है तो क्या हो जाएगा, 6 के 6 मेरे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, और पेयर अप होते ही वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलिए, तो यानी कि ये केस किसका है आपका, ये केस है आपका स्पिन इक्विलिब्रिया का, जहाँ पे आपका Fe जो है वो +2 में है और D में 6 है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द कॉम्प्लेक्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस केस में होगा, जब आपका T2G में अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगी। ठीक है, ये याद रखना है।
सो अनसिमेट्रिकल फिलिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है आपका क्रोमियम CN6 3 नेगेटिव, तो क्रोमियम +3 में है। सो क्रोमियम क्या है, क्रोमियम 24, ये होता है आपका 3d5 4s1। सो +3 में क्या होगा, 4s1 से चला जाएगा और आपका किससे चला जाएगा, एंड 3d5 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो आपका d3 होगा। d3 मतलब T2g के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हैं, 3, तो T2g 3 यानी कि सिमेट्रिकल होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में आपका कोबाल्ट +2 में क्या हो जाएगा, d7, तो d7 को अगर आप भरेंगे सो 1 2 3 4 5 6 7, तो Eg के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, T2g के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, Eg के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो T2g 5 यानी कि अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ T2g, यानी कि ये आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। Ni की बात करें तो Ni में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। सो Ni क्या है आपका +2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में क्या है, सिमेट्रिकल हो जाएगा। T2g भी सिमेट्रिकल है, T2g के कॉरस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, Eg के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, तो T2g अगर सिमेट्रिकल है तो देयर इज नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन डी है, उस केस में क्या है, उस केस में आपके पास है कॉपर NH362 नेगेटिव। ठीक है, सो 6 में से 2 गया, आपके पास क्या हो जाएगा, 4। सो कॉपर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो ये होता है आपका 3d10 4s1, तो एक आपका ऐसे चला गया और 3 आपके चले गए डी में से, तो यहाँ से हमारे पास बच गया कितना, 7, ये 2 नेगेटिव। सो ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा इस केस में। क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 7 हो जाता है, 7 होने 1 2 3 4 5 6 7, सो T2g में 5, Eg के कोरस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है, बट आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स में प्रॉब्लम है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से सॉल्यूशन किया है इसका। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, एक्चुअली इस केस में क्या है कि जो आपका ये है CuNH362 नेगेटिव, सो यहाँ पे कॉपर आपका 62 नेगेटिव अगर ये है आपका, इस कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। ये स्टेटमेंट, चलिए इस स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में। वैसे इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। देखिए क्या बताना है आपने, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ हो जाएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा जहाँ पे आपका T2g अनसिमेट्रिकल होगा, तो D2 में क्या हो जाएगा, T2g अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और D6 हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन में भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, T2g के कोरस्पॉन्डिंग 4, Eg के कोरस्पॉन्डिंग 2, यानी कि अनसिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ T2g है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलिए सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। सो आज की वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट +2 कॉम्प्लेक्स कितना है, 4.0 म्यू बी। कोबाल्ट +2 का मतलब क्या है, कोबाल्ट यहाँ पे D7 द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सो D7 को जब आप फिलअप करेंगे तो D7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो T2g के कोरस्पॉन्डिंग 5 होगा, Eg के कोरस्पॉन्डिंग 2 होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeCN6 3 नेगेटिव, तो Fe+3 मीन्स D5, और यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन का जो वैल्यू है दैट इज 2.3 म्यू बी। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। D5 मतलब पेयर अप 1 2 3 4 5, तो आपके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका हो जाएगा 2.3 म्यू बी। 1 से कितना जाएगा 1.73, लेकिन T2g में अनसिमेट्रिकल फिलिंग है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और वैल्यू आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, दैट इज 2.3 म्यू बी। सो इसमें आपका जो आंसर आएगा दैट इज लो स्पिन Fe विद ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। अगर आपका स्पिन ओनली से वैल्यू आपको ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है। चेक आप कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, T2g Eg बनाइए, आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप कीजिए। अगर आपका T2g अनसिमेट्रिकल फिलिंग दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आपका क्या है, वहाँ पे आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है आपके स्पिन कंट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, चलिए सो आई थिंक 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो वहाँ पे क्या है, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विच वन अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल हैव ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, नीचे आपका E हो जाएगा, ऊपर आपका T2 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ
अनसिमेट्रिकल फीलिंग होनी चाहिए यहाँ पे आपकी। सो D3 में अगर आप हमने एक नंबर भी याद किया था अगर आपको याद हो तो, कि ऑक्टाहेड्रल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा 1245 और EG के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 13। सेम इसी तरह से हमारे पास नंबर होगा टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का नंबर होगा हमारे पास 4938 ये नंबर। तो जहाँ पे भी आपको ये नंबर मिलेगा उसी केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे 4938 मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है और वो ऑप्शन अब ए में मिल रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए कि डायरेक्ट जब आप याद करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आपका नंबर होता है जो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करता है, दैट इज़ 4938 नंबर है वो। ठीक है, सो जहाँ पे भी आपको ये डी कन्फिग्रेशन मिलेगी उसी केस में आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आपका मिल जाएगा। वैसे आप इसको पेयर अप करके देख लीजिए, फिलिंग जब आप करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फिलिंग जहाँ होगी वहीं पर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट इन ऑक्टाहेड्रल K2NiF6। देखिए क्यों है, आपके पास कॉम्प्लेक्स है K2NiF6, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा NiF6 2 नेगेटिव, तो Ni निकल किस में है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और हमने पढ़ा था कि जब भी मेरा सेंट्रल मेटल एटम पे बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उस केस में वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने शुरू कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड ना होकर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और पेयरिंग करवा देगा। और निकल अगर +4 में है तो हमारे पास क्या होता है, निकल 3D8 4s2, तो 2 यहाँ से चला गया और डी में से भी 2 चला गया तो 8 में से 2 हो गया 6, यानी कि क्या हो जाएगा 6 में पेयरिंग हो जाएगी तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो लो स्पिन D6 निकल +4 कॉम्प्लेक्स, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COCl6 3 पॉजिटिव द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए डेल्टा की वैल्यू दे दी आपने, उसके आपके पास है 473 नैनोमीटर। पेयरिंग एनर्जी ऑफ कोबाल्ट, पेयरिंग एनर्जी आपको दे दी 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे Hc/λ। ठीक है, सो वहाँ पे आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पेयरिंग एनर्जी मिली है तो आपने मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एनर्जी को फिर आप देखेंगे कि वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है या कम है। अगर आपकी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि पेयरिंग एनर्जी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन मेरे पेयर अप हो जाएंगे, और अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे को वहाँ पे मिलेगा। सो इस क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो आप यहाँ पे देखेंगे कि पेयरिंग एनर्जी मुझे मिली है 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, यानी कि किस में है, D6 में है, और 1 नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। सो यहाँ से आप एनर्जी निकालेंगे H म्यू, म्यू की जगह आप लिखेंगे C/λ। सो E H इंटू C/λ। H की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास क्या है, आपके पास जो 473 नैनोमीटर है आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 473 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, सो जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी 4.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ जूल। ठीक है, आपकी एनर्जी जूल में आ गई। अब आप क्या करो, इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करके, और किलो जूल पर मोल आपका होता है 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि मुझे एनर्जी किस में चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए। सो अभी आपकी एनर्जी जूल में है तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल। सो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से तो वो हो गया किलो में, और पर मोल के लिए आपने 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टोटल एनर्जी आ गई 253.118 किलो जूल पर मोल। ये आपकी टोटल एनर्जी। फिर आपने किलो जूल पर मोल में है तो आपका जो किलो जूल पर मोल है वो किसके इक्वल है, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के। उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई किया और आपके पास टोटल एनर्जी आ गई 2186, ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। सो डेल्टा नोट की वैल्यू आपके पास आ गई 21186 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी आपको कितनी मिली थी, 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कम है और गैप आपका ज़्यादा है। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। D6 में था तो तीनों इलेक्ट्रॉन आपके, जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपके T2G के कोरस्पॉन्डिंग पेयर अप हो जाएगा और आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। सो मैग्नेटिक मूवमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा सुन लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमने एनर्जी फाइंड आउट किया, एनर्जी का फॉर्मूला लगाया Hc/λ। ठीक है, तो वहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। जूल को मैंने किलो में, किलो जूल में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से।
सो मेरे पास एनर्जी होगी 4.2 इंटू 10⁻⁻22 किलो जूल। फिर मैंने उसको पर मोल में कन्वर्ट किया, पर मोल के लिए मैंने उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया, तो वो मेरे पास वैल्यू आ गई 253.118 किलो जूल पर मोल। अब मुझे एनर्जी चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में, सो किलो जूल पर मोल मेरा होता है 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के इक्वल, तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी एनर्जी आ गई 21,186। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, जो आपकी पेयरिंग एनर्जी से क्या है ज़्यादा है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी कम है तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके पेयर अप हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको मिली है COCl 6 नेगेटिव, तो आपका अगेन कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +2 यानी कि D7। सो क्रिस्टल फील्ड CFSC की वैल्यू आपके पास 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द डेल्टा फॉर COCl 2 विल बी, देखिए एक तो बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि ऑक्टाहेड्रल में CFSC ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू टेट्राहेड्रल, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं और टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड 4 हैं, तो जहाँ पे आपका नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा होगा उसी केस में आपका CFSC ज़्यादा होगा। दूसरा केस होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा आपका CFSC होगा। सो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए वैल्यू है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यानी कि टेट्राहेड्रल की वैल्यू 18,000 से तो कम ही आएगी। ठीक है, सो ऑप्शन जो आपका ए है वो तो बिल्कुल ही गलत होगा कि 18,000 ही है। ऑप्शन बी है हमारे पास 16,000 और ऑप्शन डी है 2,000, इतनी कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। 16,000 में बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 8,000 है। जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखिए तो सबसे पहले आपके पास CFSC वैल्यू आ गई 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। कोबाल्ट आपका किस में है, +2 में, और आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आप इसकी पेयरिंग कीजिए तो हाई स्पिन में आपके पास क्या हो जाएगा, T2G 7 है, सो T2G के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, EG के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, सो EG के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 0.6 इंटू 2 दैट इज़ 1.2 डेल्टा नोट, और T2G के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा -0.4 डेल्टा नोट, यानी कि 5 इंटू -0.4 दैट इज़ -2.0। और जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास CFSC आ जाएगी -0.8 डेल्टा नोट। डेल्टा नोट की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सो आप क्या करेंगे, इसको डेल्टा नोट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 18,000 डिवाइड कर देंगे जो आपके पास CFSC यहाँ से आएगी, तो वो हो जाएगी आपकी डेल्टा नोट। सो डेल्टा नोट में क्या हो जाएगा, अब हमें पता है वो मेरी वैल्यू आई है सेंटीमीटर इनवर्स में, और मुझे वैल्यू चाहिए किलो जूल पर मोल में। तो वो हमें पता है कि किलो जूल पर मोल किसके इक्वल है, 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं क्या करूँगी, जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी उस वैल्यू को मैं 83.7 से क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास डेल्टा नोट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो आपको सॉल्व करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। द लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग द ऑर्डर। लोएस्ट एनर्जी का ऑर्डर बताना है हमने कि सबसे DD ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी आपकी कहाँ पे होगी। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर आपके पास होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें DD ट्रांजिशन सबसे कम कहाँ पे होगा, देखिए अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में डेल्टा नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि गैप ज़्यादा हो जाएगा, और अगर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में DD ट्रांजिशन ईजीली नहीं होगी। तो मुझे किस तरह की लिगेंड चाहिए, मुझे वीक फील्ड लिगेंड चाहिए ताकि वो ज़्यादा स्प्लिटिंग ना करे, गैप मेरा कम हो और मेरा DD ट्रांजिशन फास्ट हो जाए। सो यहाँ पे सबसे यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो सबसे पीछे होगा। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे है साइनाइड, और साइनाइड मेरा 2 ऑप्शन में ही सबसे पीछे है, एक C में और एक B में। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि वीक फील्ड लिगेंड सबसे आगे होना चाहिए, तो हमारे पास अमोनिया और वाटर। सो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा वाटर, वाटर के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद आपका हो जाएगा साइनाइड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द सिमेट्री लेवल ऑफ वैलेंस p ऑर्बिटल ऑफ ए मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो आपका p है वो किस में ब्रेक होता है, T1U में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो आपका D है वो आपका T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद हमारे पास आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ एनर्जी का ऑपोजिट होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज़्यादा एनर्जी होगी यानी कि वेवलेंथ उतनी ही कम हो जाएंगी। तो हमने देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ पे है, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा और वेवलेंथ कम। तो अगर मेरा वीक फील्ड लिगेंड सबसे पहले है तो वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा, तो वेवलेंथ को ऑर्डर बताना है। तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे फ्लोराइड है, फ्लोराइड के बाद है वाटर, वाटर के बाद इथिलीन डायमीन, और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस तरह से कि वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी कम होगी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी ज़्यादा होगी वेवलेंथ कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे पीछे आएगा और वीक फील्ड लिगेंड आपके सबसे पहले आएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी पे जो हमने टिक मार्क किया है वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स Fe(F6)(3) नेगेटिव एंड FeCN6(3) नेगेटिव। तो Fe में क्या है, Fe+3 में है यानी कि D5, और FeCN6 में भी Fe+3 है मीन्स D5, लेकिन FeF6 में F क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, और FeCN6 में साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो FeF6 में क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगा, लेकिन FeCN6 में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। सो उस केस में क्या हो जाएगी, शो द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VBT। अच्छा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, CFSE फाइंड आउट करनी है और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो वो आप इजीली कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करते हैं। द लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन इन क्रोमियम+3। क्रोमियम+3 में क्या हो जाएगा हमारे पास 3D5 4s1, 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन गया और 2 इलेक्ट्रॉन आपके D से चले गए, तो आपके बचे D में 3 यानी कि T2G3। सो लोएस्ट एनर्जी बतानी है, लोएस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी हमारी, लोएस्ट एनर्जी देखिए एनर्जी कम कब होगी, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी मेरी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर हमने करना है तो सबसे ज़्यादा साइनाइड में होगा, उसके बाद इथिलीन डायमीन, फिर वाटर, और Cl में सबसे कम एनर्जी मेरी होगी, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन Cl में सबसे कम होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगी, सो उस केस में एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, द सीरीज दैट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा नोट। इंक्रीजिंग डेल्टा नोट कहाँ होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे ज़्यादा होगा, वीक फील्ड लिगेंड में सबसे कम होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल के बाद है PR थ्राइस, PR थ्राइस के बाद है मिथाइल नेगेटिव, और उसके बाद है आयोडीन नेगेटिव, ठीक है, आयोडाइड। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोइंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहाँ पे होगा, जहाँ पे अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा आपका T2G का। सो T2G6 ए ऑप्शन है, सिमेट्रिकल है तो यहाँ नहीं होगा। T2G6 ऑप्शन बी में भी सिमेट्रिकल है, नहीं होगा। T2G3 अगेन से सिमेट्रिकल है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपका T2G4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको वही है, एन ऑक्टाहाइड्रल मेटल आयन है, +2 हैज मैग्नेटिक मोमेंट 4.0 बोहर मैग्नेटॉन। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आयन एंड D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज गिवन बाय। देखिए 4 बोहर मैग्नेटिक Mn+2 में है आपका, मेटल आयन +2 में है, और 4.8 या 4.9 कब आएगा, जब आपका जो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके 4 के अराउंड होंगे, ठीक है। सो उस केस में आपका जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए को डिस्कस करें। अगर कोबाल्ट +2 में है, +2 में क्या हो जाएगा, D7 अगर आप फिल करेंगे तो D7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो T2G के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5, EG के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। T2G अनसिमेट्रिकल है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास आता है, अमंग द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज एक्सपेक्टेड टू शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे हाईएस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। Mn अगर यहाँ पे आप देखिए कॉपर +2 में क्या हो जाएगा, D9 यानी कि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो निकल +2 में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर अप हो जाएगा, FeCN में भी पेयर अप हो जाएंगे, कोबाल्ट में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो उस केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कॉपर में क्या है, +2 में क्या हो जाएगा, D9, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो उस केस में आपका हाईएस्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ RU वाटर 6 पॉजिटिव। देखिए डाउन द ग्रुप हमें पता है, जब हम 3D से 4D से 5D आते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो RU किस में है, मेरा RU यहाँ +2 में है, तो ये आपका आयरन की फैमिली में आता है, FeRuOS, ठीक है। सो Fe में +2 में क्या हो जाएगा, D6 पेयर अप हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है, कैलकुलेट CFSC
एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, CFS वैल्यू निकालनी है आपने, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वो आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन से आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। एक क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट था, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि वो उसमें प्रॉब्लम क्या रही है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।